हैं, हम पुराना इतिहास ही क्यों पलटना चाहते हैं? क्या इतिहास से ही हमारा समाज बदल पाएगा? ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बदल पाएगा। अगर हम पुरानी चीजों को, पुराने इतिहास को पलटते रहेंगे, उसी पे बात करते रहेंगे, उन्हीं की पढ़ाई करते रहेंगे, उन्हीं की शिक्षा पे चलते रहेंगे, तो हम अपनी शिक्षा कब बनाएंगे? हम अपना परिवर्तन कब करेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की डेट में, आज के समय में, जो पहले भी आपको एहसास हुआ या नहीं हुआ, मंदिरों मस्जिदों में ताले पड़े थे पहले भी, आज भी पड़े हैं। अल्लाह और भगवान पहले भी बंद थे, तो आज भी कहीं ना कहीं मस्जिदों से नहीं आवाज दी जा रही है। हम एक प्रश्न कहते हैं, पूछते हैं, आपके घर में आज किसी को खुदा ना खास्ता ये बीमारी जो चल रही है हो जाए, तो क्या आप मस्जिद ले जाओगे पहले या मंदिर ले जाओगे? आज जाते तो अस्पताल ही हो, आप बुलाते तो आप डॉक्टर को ही हो। क्यों नहीं इस बात को सीखते हो? क्यों नहीं इस बात का एहसास करते हो? कुंभ था, कुंभ को बंद करना पड़ा, लोगों को वहां से भागना पड़ा, क्योंकि वो बीमारी वहां तक भी जा रही थी, वो इंसान को पहचानती है। तुम बाबा हो कि कौन से बड़े बाबा हो, कि कौन से मुल्ला हो, कौन से बड़े मौलवी हो, कौन से बड़े क्या हो, तुर्रम खां हो, कौन से राजा हो, कौन से प्रधानमंत्री हो, कौन बचा? तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध हुआ कि इंसान एक ही है। इंसान के दो हाथ पैर हैं, दो कान हैं, एक नाक है, दो आंखें हैं, यही इंसान है। इसके अलावा जो कुछ अलग अलग करते हो, इनके अगर यही इंसान है तो इनके सिद्धांत भी एक ही है, इनका जीने का तरीका भी एक ही है, इनके ठीक होने का भी तरीका एक ही है। इनके ऊपर दवा जो इफेक्ट करेगी वो अलग अलग नहीं करेगी, सबके ऊपर एक ही दवा इफेक्ट करेगी। ये प्रूफ कर रहा है कोरोना, ये प्रूफ हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, युवाओं के सामने हो रहा है। आप लोग तो युवा हो, आप इस चीज को देखो। आप भी बातें करते हो वही घिसी पिटी, अल्लाह पे गुस्सा हो जाते हो, कोई बात कह देता है, कुरान पे कुछ कह देता है तो गुस्सा होने लगते हो। क्यों होते हो भाई? सच देखो, और फिर अगर किसी में दम है तो प्रूफ करके दिखाए। उसमें एक शक्ति है, उसमें एक ताकत है, उसमें एक जो भी है। धर्म के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना लिखा हुआ है कि आपने पढ़ डाला है, इतना लोग बताते हैं, इतने आपके माँ बाप बताते हैं, इतना शुरू से आपको उस बारे में बताया जाता है कि आपको सब मालूम है। तो मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आस्था और धर्म के बारे में। धर्म को हम धर्म नहीं कहते, हम तो मजहबी कहते हैं, कि जो ये दो मजहब हैं या और भी हैं, हमारी अपनी सोच क्या है, हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि इनको आप घर तक सीमित कर दो प्लीज। ये हमारा मैसेज है, हम ये चाहते हैं, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। मंदिर और मस्जिदों को आज ताले बंद हैं, इनको ये चाबी सौंप दो सरकार को कि लीजिए सरकार, आप इसमें स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, कुछ भी करिए। ये एक ईंटों से बनी हुई चीजें हैं, ये कोई ऐसा पवित्र स्थल नहीं है कि हाँ वहां जाएंगे उसको ताला बंद कर देंगे तो बड़ी भारी भूकंप आ जाएगा या कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, बंद है ये, कहीं भूकंप नहीं आया। उस वक्त पुरानी दुनिया में बंद, पूरी दुनिया में बंद थे, आज यहां भी बंद है, आज भी बंद है। तो आपको इन्हें इनकी चाबी अब सौंप देनी चाहिए सरकार को कि सरकार भाई आप लीजिए और इनका आप देश हित में कुछ भी आप इसका उपयोग कीजिए। हम लोग अब आज से अपने धर्म को घर पर रखेंगे। एक एक आदमी अगर अपने घर में पूजा पाठ करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपने घर में अजान करता है कोई आपत्ति नहीं है, 5 बार अजान करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने घर में
5 बार पूजा करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप भगवान की पूजा करो, आप राम की करो, आप सीता की करो, आप कृष्ण की करो, आप शंकर की करो, आप फलाने के किसी की करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और बहुत सारे धार्मिक स्थल जो बड़े बड़े हैं भाई, वो उसको आप अपने पास रखिए, वो भी सरकार ही तो लिए हुए है, उसमें चढ़ावा सरकार ले जा रही है, सरकार सारी व्यवस्था कर रही है। वरना व्यवस्था थी वहां पर भी, सारे लोग जो रहते थे ब्राह्मण या पंडित बिना पैसा दिए पूजा नहीं करने देते थे, वो सब लूटमार चलती थी। वो लूटमार बंद है अगर सरकार ने ले लिया है तो इन सब की भी चाबी उनको, अगर उनकी चाबी उनको दे रखी सरकार की, तो इनकी भी चाबी आप सरकार को दे दो। पहली सोच हमारी ये है। हमें किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। धर्म क्या है, थोड़ा अंतर करना सीखिए। मजहब और धर्म में अंतर क्या है? धर्म ये है कि मैं अपनी पत्नी के प्रति ये हमारा धर्म है, बच्चों के प्रति ये धर्म है, पत्नी का पति के प्रति ये धर्म है, पत्नी का बच्चों के प्रति ये धर्म है। वो धर्म है। ये घंटा हिलाना, ये पूजा करना, ये अजान करना, ये फलाना करना, ये वो ढिमाका करना, ये धर्म नहीं है। इस धर्म को गलत नाम देते हैं लोग। ये मजहब है, जीने का तरीका है, ये बताते पूजा करने का तरीका है। ये है, चाहे तुम करो चाहे ये करो, चाहे वो क्रिश्चियन में जाकर के वो प्रार्थना करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस पे हम बहुत ज़्यादा समय व्यक्त नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं। हमको बदलाव लाने के लिए अपने अपनी इन सब चीज़ों में इस तरह से बदलाव लानी चाहिए। दूसरी चीज़ हमारा मानना है कि अगर सरकार चुनी जाती है, आज 17 सालों में 15 प्राइम मिनिस्टर लगभग बन चुके होंगे और 15-20 सरकारें बन चुकी होंगी। उन सरकारों में हम केंद्रीय सरकार की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों ने अपने अपने तरीके से, क्योंकि वो अलग नहीं हट सकते संविधान से, कानून है, संविधान है, कोर्ट है, जुडिशरी है, ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये कोई भी सरकार आप बदलोगे तो ये लोग उसी से मिलकर के उसी के हिसाब से अपना काम करते चले आएंगे। सरकार बदलने से कुछ नहीं होता। तो आप यहाँ तो मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा बहस होती है फेसबुक में, ट्विटर में और दुनियादारी में कि किसी के बारे में, सरकार के बारे में, वो भक्त और फलाना और ढिमाका दुनिया चीजें। तो इससे ज्यादा आप समाज को बदलने में समय लगाइए। जब तक आप अपने बच्चों के प्रति, आप अपने अगल बगल के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति, अपने आप शहर के प्रति बदलाव नहीं लाएंगे तो आपको इस राष्ट्र को बदलने में दिक्कत आएगी। आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। तो परिवर्तन लाने के लिए आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। निर्णय लेने के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि सारी सरकार बेरोजगारी पे काम करती है। इस सरकार ने आया का आत्मनिर्भरता के लिए बात करी कि भाई आप एक तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कीजिए, प्राइवेट नौकरियों के लिए भी तो प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? कि सरकारी नौकरी ही बेरोजगारी होती है। प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास कीजिए, फिर आप अपने धंधा कीजिए, आप इंडस्ट्री लगाइए, आप बिजनेस करिए। जब आप व्यापार करोगे तभी तो चाइना बन पाओगे, आप नई खोज करोगे तभी तो चाइना बन पाओगे। तो आपको अपने देश को बदलने के लिए, इस जो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, प्रोग्रेस लाने के लिए, आर्थिक मजबूती लाने के लिए सब दिशा में युवाओं को काम करना होगा, जिस दिशा में उसको आसानी हो। जैसे कि हमारा संगठन जिस सिद्धांत पे काम करता है, मजे से आनंद की ओर। मजे से आनंद की ओर का मतलब होता है, दोनों चीजों का मतलब एक ही है लगभग, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? कि जिस काम में आपको मजा आए उस काम को आप करिए। हमने आपसे कहा कि आप दाल चावल खाइए, आपको मीट खाने में मजा आ रहा है तो आप मीट खाइए, दाल चावल मत खाइए। आपको दाल चावल अच्छा लग रहा है तो दाल चावल खाइए, मीट मत खाइए। आपको बिल्डिंग बनाने में मजा आता है तो बिल्डिंग बनाइए, आप आर्किटेक्ट मत बनिए। आपको खोज करने में मजा आता है तो खोज करिए, आप दूसरा काम मत करिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनिए, दूसरा काम मत करिए। हमारा कहने का मतलब, जिस काम में मजा आएगा उस काम को अगर आप करोगे तो उसमें आप जल्दी जल्दी सीखोगे,
आपको जल्दी जल्दी सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तो जो चीज़ आप चाहते हो, जिस एम पे जहाँ तक पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच जाओगे, आनंद मिलेगा, आनंद का एहसास होगा। साल भर आप पढ़ते हो, हाई स्कूल में जब रिजल्ट आता है और अगर आप जो चाहते थे वही मिल जाता है, फर्स्ट क्लास आ जाते हो, कोई ग्रेड मिल जाता है, अवार्ड मिल जाता है, तो रात में बड़ा सुकून की नींद आती, बड़ा आनंद मिलता है। तो कहने आईएएस बन जाते हो, तो आईएएस का रिजल्ट आ गया, आप सेलेक्ट हो गए तो फिर ज़िंदगी भर आपको आनंद ही आनंद है, तो आनंद मिलता। मज़ा तभी आया कि उनको पढ़ने में मज़ा आ रहा था, पढ़ने के मज़े में उनको सफलता मिल गई, सफलता मिलने के बाद उनको आनंद ही आनंद है। तो मज़े से आनंद की ओर सिद्धांत का आप पालन कीजिए, करके तो देखिए। बेफालतू जबरदस्ती माँ बाप के कहने पर, दोस्त यार के कहने पर कोई काम मत कीजिए। आप आगे बढ़िए, करिए, देखिए। तो हमारा संगठन परिवर्तन चाहता है। अब भ्रष्टाचार पे मैं आता हूँ, छोटी छोटी बात करता हूँ। आज थोड़ा समय जरूर लूंगा आपको। भ्रष्टाचार की अगर आप बात करो तो हम मानते हैं कि जब तक सरकारें बदली हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोगों ने काम किए होंगे, सरकारों ने काम किए होंगे। हमारी एक मांग है कि एक जो बॉडी वार्म कैमरा आता है, हमने यहाँ पहन लिया। हम जो बोल रहे हैं, हम जो सवेरे से 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक सरकारी सीट पे काम कर रहे हैं, तो हमसे जो बात कर रहा है या हम जो कर रहे हैं, सारी फोटोएं हमारी इसमें क्लिप में आती रहेंगी, आवाज़ आती रहेगी। तो हम किसी को गाली देंगे, हम बुरा कहेंगे, हम पैसे मांगेंगे, हम नोट मांगेंगे, हम कुछ भी कहेंगे, हम फाइल में काम नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे, सब कुछ टेप रिकॉर्ड होगा। इतना बड़ा बॉडी वार्म करना होता है, यहाँ पर आप नेम प्लेट की जगह उसको पहना दीजिए, और अगर उसको आपने पहना दिया तो ये चीज़ फिर वो जमा करके चला जाएगा। ये रिकॉर्डिंग सीधे चली जाती कंप्यूटर में, मास्टर कंप्यूटर में सेव हो गई, हमको नहीं मिल सकती। अगर किसी पब्लिक ने ये कहा अगर कि भैया हम आए थे और 2:02 पर हमने इनसे बात करी थी, इन्होंने हमको गाली दी, तो अगर उसने एप्लीकेशन लिखी तो उस वक्त की क्लिप हमारी उसको अवेलेबल हो जाएगी, एक्शन हो जाएगा उसके ऊपर। तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमने एक बहुत ये मांग रखी सरकार से। मैं इस माध्यम से भी कह रहा हूँ कि आप बॉडी वार्म कहने जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको पहना दीजिए। अगर सब पे नहीं हो सकता है तो कम से कम सेंसिटिव जगह, जहाँ पर पैसे का लेन देन होता है, जहाँ पर बहुत सेंसिटिव काम होते हैं, जहाँ पर पब्लिक डीलिंग होती है, उन लोगों को तो जरूर पहनाइए। इस तरह से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमारा संगठन और हमारी पार्टी काम कर रही है। युवाओं के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि युवा वर्ग जितना है वो मजबूती से आगे आएगा, सामने आएगा और वो परिवर्तन करेगा, तभी इस राष्ट्र में, इस देश में परिवर्तन हो पाएगा। जैसे कि एक परिभाषा हमने अभी पहले देश और राष्ट्र को लोग एक ही समझते थे, हम भी समझते थे कि भाई देश को सरकार चलाती है, राष्ट्र को समाज चलाता है। क्योंकि हम लोग समाज पे काम कर रहे हैं, तो इस बात को आप गहराई से समझ लीजिए कि राष्ट्र को बनाने वाला, राष्ट्र को चलाने वाला, राष्ट्र में परिवर्तन करने वाला समाज होता है। दो लोगों की जिम्मेदारी होती है, एक होती सरकार की जिम्मेदारी। जैसे आज की डेट में सरकार ने हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी, पैसे का, दुनिया की चीज़ों की व्यवस्था, कड़ाई, पुलिस, सब कुछ कर रखी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है देश की संस्कृति को बचाना, देश की सभ्यता को बचाना, देश, अपने घर को बचाना, अपने घर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो समाज को अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। युवाओं को मैं खास तौर से हम बुलाते हैं और आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और बदलने की। अब जाति पे आ जाइए। मैंने देखा कि जाति पे कुछ चीज़ें जो हमारे ब्लड में मिली हुई हैं, भगवान हमारे ब्लड में मिला हुआ है, पूजा पाठ हमारे ब्लड में मिला हुआ है, उनके में अल्लाह मिला हुआ है, उनके में अजान मिली हुई है, उनके में ये मिला हुआ है, उनके में क्रिश्चियंस मिला हुआ है। किसी में विज्ञान नहीं मिला हुआ, किसी में पढ़ना इतने आसानी से नहीं मिला हुआ। कुछ परसेंटेज है जो बच्चे पढ़ते हैं और जाकर के करते हैं। हम ये मानते हैं
कि जो कुदरत है, हम कुदरत को मानते हैं, विशेष तौर से कुदरत पे ही हम नाम देना चाहते हैं कि आप कहते हो, आपकी सोच है, आपकी आस्था है कि भगवान ने ये काम किया, भगवान ये करेगा, भगवान वो करेगा। हम उसकी जगह पे ईश्वर का नाम, कुदरत का नाम लेते हैं कि कुदरत ने हमको बनाया, कुदरत ने सारे नियम कानून, बहुत सारे नियम कानून कुदरत ने बनाए हैं जिनको हम तोड़ते हैं। ये जो इस तरह के महामारी आती है या जो भी चीज़ें आती हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुदरत की अवमानना है, कुदरत को डिस्टर्बेंस करना है, कुदरत को के साथ हम लोगों ने छेड़खानी की है, उनके नियमों को नहीं पालन किया है। तो कुदरत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, प्रकृति का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सृष्टि कितनी सुंदर है, देखिए इसकी रचना हुई है, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसी के पार्टी तो हम लोग हैं, हम लोग अलग थोड़ी ना, ये सब पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं, जंगलों के बीच में हम लोग रहते हैं, खेत खलियान के बीच में रहते हैं, उन्हीं पेड़ पौधों का खाना खाते हैं। किसान को जो हम लोग कहते हैं, किसान वही तो उगाता है सब्जी, फल, दुनियादारी और मुर्गा, मुर्गी, मीट, मछली, ये सब प्रकृति की देन है। इस प्रकृति में हम लोग अवरोध ना पैदा करें, जो कुछ खाने वाला उसको खाएं, इसमें कहीं रोक नहीं है कि मछली ना खाएं, मुर्गा ना खाएं, मीट ना खाएं, लेकिन जो चीज़ों को नहीं खाना चाहिए उसको ना खाएं। तो कहने का मतलब ये तो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझना होगा। आप छोटी सी सामाजिक बात पे हमें आता हूँ कि जो धर्म की उसकी बात है, जातिवाद की। जाति ठीक है, जाति को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारा घर है, हमारे घर में रिश्तेदार हैं, हमारा बच्चा है, परिवार है, परिवार के बाद रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, ये सब हमारी जाति है, हमारे जाति के लोग हैं। जाति का मतलब हम लोग जिस जाति के हैं उस जाति के लोग हमारे रिश्तेदार, नातेदार, जहाँ पे हम लोग शादी बारात करते हैं। गाँव की परंपराएं हैं सब, जितने भी त्योहार हैं गांव से आए हैं, जितने भी ये सब चीज़ें हैं, वर्ण धर्म दुनिया की चीज़ें बनी हुई है, जो किस तरह से वर्ण बनाया गया, किस तरह से धर्म की रचना हुई, किस तरह से जाति की रचना हुई, ये सब चीज़ें आपको सबको मालूम है लगभग। तो लेकिन आज के दौर में ये जाति की इतने संगठन हैं, इतने संगठन हैं, लोग अपनी जाति को, अगर आप, हमने जैसे कहा, मंदिर को आप मंदिरों, धर्म को मंदिरों तक न ले जाइए, जाति को भी अपने घर तक सीमित कर दीजिए। हमारा जिस जाति से संबंध है, हमारे रिश्तेदार मेरे घर ही तो आएंगे, हमारे रिश्तेदार नातेदार, शादी में कोई किसी के मरने जीने में हमारे घर में सारे लोग इकट्ठा होंगे। तो अपनी जाति का आप ख्याल रखिए, हमको कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने दरवाजे के बाहर जब आप निकलते हो तो वहाँ पर समाज मिल जाता है। समाज का मतलब आप ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे कोई जाति थोड़ी होती है, सब लोग मिलते हैं। किसी दुकान में बैठते हो, आप सड़क पे चलते हो, किसी जगह जाते हो, कहीं भी जाते हो तो बाहर सारा समाज मिलता है। तो दो चीज़ों को आप अंदर कर लीजिए, अपने गेट के अंदर कर लीजिए। एक अपने धर्म को अपने गेट के अंदर कर लीजिए और एक अपनी जाति को अपने गेट के अंदर कर लीजिए। उसके अंदर आप खूब करिए, बैठ के अपने ड्राइंग रूम में खूब बात करिए, लेकिन जब बाहर जाइए तो सबके लिए काम करिए। वहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं आप जा रहे हो, आपके स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाए, आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाए तो आप अपनी जाति को ढूंढोगे क्या? आप अपनी जाति नहीं ढूंढोगे, आप अपना दौड़ करके जा करके, कोई किसी भी होगा तो वो एक दूसरे की मदद करता है। तो जाति के लिए हमारा संगठन ये चाहता है कि आप लोग अपने जाति को अपने घर तक ही सीमित कर दीजिए और ये मालूम हो जाएगा, आपको मालूम है कि हमारे जाति के लोग कौन कौन है, कैसे, कितने रिश्तेदार हैं, कौन रिश्तेदार क्या है रिश्तेदार, ये सबको मालूम होता है। बाहर जब जाइए तो बाहर आप समाज को प्राथमिकता दीजिए, वहाँ पे जातिवाद मत करिए। इससे क्या होगा, इससे एक समानता आएगी, इससे एक समरसता आएगी। तो हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और आपको मैं विशेष रूप से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो वर्णों की बात होती है, धर्म के साथ, सॉरी धर्म का नाम आ जाता है, ये जो वर्ण बनाए गए थे, ये सवर्ण हैं, ये बैकवर्ड हैं, ये फलाने हैं, ये दलित हैं, इन सब पे भी बहुत काम हो चुका, जिसको कहते हैं कि आरक्षण पे काम हो चुका। मैं आरक्षण का विरोध नहीं करता हूँ, लोगों का एक मानसिकता है
लेकिन हम समाज को बदलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो जाति के आधार पर आरक्षण का बंटवारा हुआ वो नहीं होना चाहिए। अब जातियों को खत्म कर दीजिए। जातियों को खत्म करने के लिए एक फार्मूला भी मैंने दिया है, उसमें हमने ये कहा है कि अपने नाम के आगे योग्यता लगाएं। योग्यता का मतलब बीए है, एमए है, बीटेक है, आप क्या हैं, आप अपना वो भी लगा सकते हैं प्रोफेशन कि व्यापारी हैं, व्यापारी लगा दीजिए। आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन लगा दीजिए। आप वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, आप ये लगा दीजिए। तो ये पता लगेगा कि निखिल डॉक्टर। तो हमारे सामने कौन बैठा है? डॉक्टर बैठा। अरे डॉक्टर साहब, ये तो पता लग जाएगा डॉक्टर बैठा है। अब ठाकुर साहब बैठे हैं, ठाकुर साहब से क्या लेना देना, वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं। हमारे सामने कोई आईएएस बैठा हुआ है, तो मुझे लगा अरे भाई साहब फलाने आईएएस, सुनील आईएएस, पीसीएस, एमए, बीए, ये योग्यता लगाने और ये जो प्रोफेशन या हुनर भी कह सकते हैं कि लगाया जाए अगर अपने नाम के आगे, तो इससे समाज में, जैसे ट्रेन में जाइए तो उसमें रहता है कि डॉक्टर लोग अलग से लिखें कि डॉक्टर हैं, तो ये पता लग जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए कि इस कंपार्टमेंट में ये डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो हमेशा पूछ और जो जरूरत पड़ती है हुनर की, आप क्या चीज जानते हैं, आप क्या हो, किस जाति की हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज को फर्क नहीं पड़ता, पूरे विश्व को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कृपया मेरा एक संदेश है, अगर आपको अच्छा लगे, युवाओं को अच्छा लगे, तो नाम के आगे योग्यता या हुनर ये सब लगाने का जो हमारी मुहिम है, इसको आप लोग विचार करें और इस पे प्लान करें। और जो आपका क्या कहते हैं आरक्षण वगैरह है, आरक्षण आपको जैसे मिल रहा है, अगर परिवर्तन करना चाहें तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि ज़रूरतमंद को आरक्षण मिलना चाहिए। जाति के आधार पर आरक्षण ठीक नहीं, ये हमारी कोई बहस का मुद्दा नहीं, ना मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। तो इस तरह से समाज में अगर आप बदलाव लाएंगे, एक बदलाव इससे क्या आएगा कि जो गांव के लोग हैं, हम जा कर के ये बात कह सकते हैं, ये प्रचार कर सकते हैं, ये जागरूकता ला सकते हैं कि भैया अगर आप नहीं पढ़ोगे तो अपने नाम के आगे क्या लगाओगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुमको लिखना पड़ेगा दिनेश नील, नील मतलब बिना पढ़े लिखे, तो इससे क्या बेइज्जती होगी। तो लोग क्या सोचेंगे कि लाओ यार पढ़ लें, तो हमारे साथ डिग्री लिख जाएगा, हाई स्कूल एचएससी लिख जाएगा, इंटर ही लिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं पढ़ने का माहौल भी बनाएंगे। पढ़ने के लिए हम कह तो सकते हैं कि तुमको क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए कि तुम्हारे नाम के आगे लिखा गया। लड़कियों को हम लोग कह सकते हैं, हम लोग यहाँ के जितनी भी लड़कियां गांव की हैं उन पर कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी शादी नहीं होगी, अगर तुम्हारे अच्छी योग्यता लग जाएगी तो तुम्हारी अच्छी शादी होगी। तो इस योग्यता के लिए हो सकता है लोग पढ़ना चालू कर दें। तो इसको बहुत गहराई से आप लीजिएगा और इस चीज़ पे विचार कीजिएगा और इसको आगे बढ़ाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। हम अपने ना संगठन का ना अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, हम बदलाव के लिए सीरियसनेस में काम करना चाहते हैं और ये सीरियस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी वास्तव में नव निर्माण करना चाहती है। नव निर्माण का मतलब ये सब चीज़ें जो मेन बेसिक चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, इसमें ही अगर बदलाव आ जाएगा, आप लोग सोचेंगे तो काफ़ी कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो युवाओं से हमारा विशेष रूप से आग्रह है, निवेदन है कि अपनी जाति और अपने धर्म, अपनी शिक्षा और एक सोच में बदलाव लाने का प्रयास करें और बेफालतू की बातों में, बेफालतू की किचकिच में, बेफालतू के झंझटों में ना पड़े। जैसे कि हम तो भाई स्पष्टवादी बात करें तो हिंदुत्व के लिए और जो चल रहा है मुस्लिमों के लिए जो चल रहा है, इन सब लफड़ों में हमारा ना तो संगठन पढ़ना चाहता है, ना हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग सिर्फ परिवर्तन की बात करते हैं और अगर आपको इस परिवर्तन में शामिल होना है तो आप कृपया 7754 पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक है, रंगबाज सेना के नाम से है, आत्मबल निर्माण संगठन के नाम से है, पटेल सेवा समिति के नाम से है
और सामाजिक नवनिर्माण पार्टी के नाम से है। सुनील पटेल की मेरी अपनी प्रोफाइल है, उस पर आप जा कर के डेली 2 घंटे हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। पिछले 5 साल पहले हमारा ये संगठन बना था और उस संगठन से हम लोग काम कर रहे हैं और मुख्यतः हम लोग आत्मबल पे ही काम करते हैं। हमारा मानना है कि रंगबाजों का रंगबाज वही होगा जो गुंडा बदमाश नहीं होगा, जिसके दामन में कोई दाग नहीं, उससे बड़ा कोई रंगबाज नहीं। आत्मबल से जो मजबूत होगा, युवाओं को हम लोग क्या संदेश देते हैं। हमने क्यों आपसे कहा कि हमने ये नाम चुना, बहुत अच्छा किया, हमें एनर्जी मिलती है, हमको ताकत मिलती है। हमने तो बीच में 2-3 बार इसके नाम को बदलने की कोशिश भी की, हम आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन जब मैं लिखने बैठता था तो मेरे हाथ में कोई दम ही नहीं आती थी। मैं सोचता था क्या लिखूं, किस बात पे लिखूं, क्या मैसेज दूं। लेकिन जब मैं रंगबाज सेना पे लिखता हूं तो हमारे को बिना सोचे इतने पॉइंट आ जाते हैं कि लोग कहते हैं कि तुम इतना लिख देते हो यार, पढ़े क्या हम, इतना लिख देते हो। तो ये कहीं पे पढ़ने की नकल करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमको। तो जो रंगबाज जो एक मैसेज इससे हम देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं युवाओं को, खास तौर से हम फिर से संदेश दे रहे हैं आप इस माध्यम से कि युवा गुंडा बदमाश और जो माफिया होते हैं ये हमेशा, जब से देखो लास्ट तक, पुलिस से डरते रहते हैं। इधर भागेंगे उधर भागेंगे, दुनिया के सोर्स सिफारिश रखेंगे कि ऐसा ना हो कोई पकड़ ले, थाने में चले जाए तो भैया मंत्रियों से व्यवहार सोर्स रखो, उनसे रखो उनसे रखो, डरते हैं। या तो जेल चले जाते हैं या तो फिर योगी जैसे ठोक दिए जाते हैं। तो ये रंगबाज एक्चुअल में नहीं है। जो रंगबाज शब्द को बदनाम किया गया वो इसी बात पे बदनाम किया कि गुंडे बदमाशी का शब्द है रंगबाज। अरे नहीं है भैया, कौन कहता है ये आत्मबल से मजबूत लोगों का नाम है, ये जो सही दिशा में काम करते हैं। अब मैं बताऊं, आईएएस है, आईपीएस है, खिलाड़ी है, अमिताभ बच्चन है, मोदी है, योगी है, राहुल गांधी हैं, जो भी लोग हैं, हजारों लाखों नाम ऐसे हैं जो लोग समाज में पब्लिक के बीच में जाके अपनी बात कहते हैं। लोग अपनी बात को सुनते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। आपके मोहल्ले में ही देख लीजिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे सभासद है, विधायक है, ये सामाजिक लोग हैं, ये एक तरह से रंगबाज लोग हैं। ये गुंडों से भी भिड़ लेते हैं, ये पुलिस से भी बात कर लेते हैं, ये दुनिया की सोच सिफारिश भी रखते हैं। तो आप कलम की ताकत रखने वाला, आप अपनी जवान की ताकत रखने वाला, आप अपनी शरीर की ताकत रखने वाला रंगबाज बनिए, ना कि गुंडे बदमाशी पे आप कतई दिमाग मत लगाइए। आप समाज को, आपके घर वालों को, आपको किसी भी जानने वालों को जरूरत पड़ जाए कि भाई यार ऐसी जरूरत है, अरे भैया फलाने को फ़ोन करो यार, उसके पास बड़ा सोर्स सिफारिश है, वो सब कुछ कर सकता है, वो इस तरह का मामला मेरा हल कर सकता है, तो आप रंगबाज हो। तो मेरा संदेश यही है कि आप असली रंगबाज बनने की कोशिश करो, ना कि इस तरह का रंगबाज। पुलिस क्या रंगबाज नहीं है। आप पुलिस का मैसेज क्या, पुलिस का मैसेज लोग गलत देते हैं कि वो क्या कहते हैं, कुछ तो होते हैं कि लोग पैसा लेती, घूस लेती, फलाना लेती, दिमाग लेती, वो सब चीज़ें बदल रही हैं। आप देखिए नेट है, आप सोशल मीडिया आ गया है, तुरंत फोटो खींच लेते हैं लोग, वीडियो बन जाते हैं। पुलिस का एक वर्दी का डर होता है। आप खुले में शराब पीने वाला अगर तुम से पहले हायरन की अगर आवाज़ सुनेगा तो भाग लेगा, गुंडा बदमाश छिप जाएगा कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। कहीं पे देखिए पिक्चरों में देखती पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो पुलिस का एक डर होता है। ये एक डर का मैसेज है कि जो उनकी रंगबाजी मतलब पुलिस आएगी तो पकड़ ले जाएगी, मारेगी, बंद कर देगी या कुछ भी करेगी, गाली गलौज कर देगी, बेइज्जती कर देगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। और आप शिक्षा में आप जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, एजुकेशन में जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप स्टेज में बोलोगे, कैसे नेता बनोगे? जब आपको कोई चीज़ मालूम ही नहीं होगी, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, कोई जनरल नॉलेज नहीं होगी, तो आप स्टेज में बोल कैसे सकते हो? तो आप नेता नहीं बन सकते। आप ये जो हमारी पार्टी है आज वो सामाजिक निर्माण संगठन नव निर्माण पार्टी, उसमें कल की डेट में हमको आपको विधायक बनाने की अगर लालसा है और हम लोग कहें कि आप मन से बोलिए, आप किसी को बोल ही नहीं पा रहे हो, आप अपनी बात नहीं कर पा रहे हो, आप संगठन की बात नहीं कर पा रहे हो, आप
किसी चीज़ की बात नहीं कर पा रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी मैं बता रहा हूँ। एक तो बोलना, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बोलने की क्षमता का विकास करें, आप लिखने की क्षमता का विकास करें, आप नॉलेज बढ़ाएं। जब आपके पास नॉलेज होगा तो 100 आदमी 500 आदमी के बीच में आप बोल लोगे। यही आप लोगों को एक हमारा मैसेज है। इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं कि जो हम जिन लोगों ने भी हमारा इतना बात सुनी।